अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूवमेंट अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो डैट कि इससे नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑस्मोसिस से। ऑस्मोसिस क्या है? इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर, या सिंपल आप कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि ऐसी मेम्ब्रेन जो कि कुछ मॉलिक्यूल्स को तो अलाउ करती है कि वो मूव कर जाए, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए ये फेंस और बैरियर का काम करती है, उनको अलाउ नहीं करती मूवमेंट के लिए। फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन, यहाँ यानी ऐसा एरिया जहाँ पर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन, उस एरिया की तरफ जहाँ पर वाटर की कंसनट्रेशन कम है। दोबारा से एक दफ़ा स्टडी करते हैं इसको। द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन, इसको क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड ऑस्मोस से निकला है, जिसका मतलब है पुशिंग। और ये बात आपने अच्छी तरह याद रखनी है कि ऑस्मोसिस जो है वो एक स्पेशल टाइप है डिफ्यूजन की, ये कोई डिफरेंट मेथड नहीं है। अब मैं आपको फिगर दिखाने लगी हूँ जिसमें आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि किस तरह वाटर के मॉलिक्यूल मूव करते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रही है ये है सेलेक्टिवली परमिएबल और दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो आपको यहाँ ब्लू डॉट्स नज़र आ रहे हैं दीज आर दी वाटर मॉलिक्यूल्स। जो रेड डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं दीज आर दी सॉल्यूट और शुगर मॉलिक्यूल्स भी आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वाटर की मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर इसकी वाटर मॉलिक्यूल की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, जबकि इधर जो वाटर मॉलिक्यूल की कंसनट्रेशन है वो कम है। तो एरो शो कर रहे हैं कि वाटर जो है वो मूव करेगा फ्रॉम द एरिया ऑफ द हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर टर्म यूज़ की गई है टोनिसिटी की। टोनिसिटी क्या है? टोनिसिटी का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड टोनस से निकला है, जिसका मतलब है टेंशन। ये क्या रेफर करता है? टोनिसिटी रेफर्स टू दी सेलेक्टिव कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द वाटर। सोल्यूट की कंसनट्रेशन इन द वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, यानी सोल्यूट की जो कंसनट्रेशन है वाटर में वो इनसाइड सेल के अंदर और सेल के बाहर क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन एन आइसोटोनिक, आइसो का मतलब है इक्वल और टोनस का मतलब है टेंशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन एन आइसोटोनिक सोल्यूशन द सोल्यूट कंसनट्रेशन इज सेम। सोल्यूट की कंसनट्रेशन जो है वो इनसाइड ऑफ द सेल रेड ब्लड सेल और आउटसाइड ऑफ द सेल रेड ब्लड सेल सेम रहेगी। जिस तरह के वर्ड ही जाहिर कर रहा है कि आइसो का मतलब है इक्वल, यानी इक्वल रहेगी। इनसाइड ऑफ द सेल और आउटसाइड ऑफ द सेल सोल्यूट की कंसनट्रेशन क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। और साथ ही साथ जब सोल्यूट की कंसनट्रेशन सेम रहेगी तो इसी तरह जो वाटर की कंसनट्रेशन है वो भी आउटसाइड ऑफ द सेल और इनसाइड ऑफ द सेल सेम रहेगी। और जो भी मूवमेंट होगी वाटर की अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो सेम रेट पर होगी इन बोथ डायरेक्शन, और देयर इज़ नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन ईदर डायरेक्शन। और इसमें क्या होगी? कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगी वाटर की। नेक्स्ट चलते हैं हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ। हाइपर का वर्ड भी ग्रीक वर्ड हाइपर से निकला है, जिसका मतलब है अबव सोल्यूशन, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि यानी सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने वाली है यहाँ पर। द सोल्यूट कंसनट्रेशन इज़ हायर आउटसाइड ऑफ द रेड ब्लड सेल, ठीक है। यानी रेड ब्लड सेल की आउटसाइड पे जो सोल्यूट की कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा होगी देन इनसाइड से, ठीक है। बिकॉज द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल इज़ हायर दैन दी आउटसाइड। अब जाहिर सी बात है, अगर सोल्यूट की कंसनट्रेशन जो है वो बाहर ज़्यादा है तो इसका मतलब है बाहर पानी कम है। और अगर सोल्यूट की कंसनट्रेशन बाहर कम है और पानी बाहर जो है सोल्यूट की कंसनट्रेशन बाहर ज़्यादा है और पानी बाहर कम है, तो इसका मतलब सेल के अंदर पानी क्या है? ज़्यादा है। तो क्या करेगा? ऑस्मोसिस हमें क्या कहती है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। तो कहाँ पानी ज़्यादा है? इनसाइड ऑफ द सेल पानी क्या है? ज़्यादा है। तो जो वाटर है वो मूव करेगा फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड ऑफ द सेल, और जो सेल होगा वो श्रिंक कर जाएगा, सुकर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो पानी था वो मूव कर चुका है और सेल क्या होगा? श्रिंक कर जाएगा, सुकर जाएगा। और इस कंडीशन को रेड ब्लड सेल्स में कहते हैं क्रीनेशन, ठीक है। अब मैं आपको एक फिगर दिखाने लगी हूँ जिससे आपको ये और अच्छे से बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। ये देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने बनाई है रेड ब्लड सेल की आउटसाइड, ठीक है, और ये इनसाइड है सेल की, ठीक है। ये सेल की आउटसाइड है और ये सेल की क्या है? इनसाइड है। अब उन्होंने क्या कहा है कि आउटसाइड ऑफ द सेल सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं रेड डॉट्स क्या है? ज़्यादा है, और वाटर की कंसनट्रेशन कम है, आपको दिखाई दे रहा है,
ठीक है, और इनसाइड ऑफ द सेल में सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो सेल क्या करेंगे, मूव करेंगे फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। सेल जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सेल की इनसाइड से आउटसाइड मूव कर जाएंगे और सेल क्या हो जाएगा, सुकर जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और इस कंडीशन को रेड ब्लड सेल में कहते हैं क्रीनेशन। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन की तरफ। हाइपो का वर्ड भी ग्रीक वर्ड से निकला है, हाइपो, जिसका मतलब है अंडर। अब देखते हैं इसमें क्या है कि जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो आउटसाइड ऑफ द रेड ब्लड सेल इज लोअर, यानी सेल के बाहर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो कह रहे हैं कि कम है, और सेल बाहर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होने का मतलब यह है कि बाहर पानी ज़्यादा है। ठीक है, इसका यहाँ पर यही बात की है कि अगर बाहर जो है सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब पानी बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, तो वाटर जो है वो मूव करेगा फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल टू द इनसाइड ऑफ द सेल, और फिर सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा और फिर बाद में ब्रस्ट हो जाएगा। अब इसको भी मैं आपको एक फिगर के ज़रिए से समझाती हूँ। स्टूडेंट्स ये देखें, सपोज करें ये है आउटसाइड ऑफ द रेड ब्लड सेल जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो कम है और वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ज़्यादा हैं, और ये है इनसाइड ऑफ द सेल जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर मॉलिक्यूल कम है। तो सेल जो वाटर है वो मूव करेगा फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल टू द इनसाइड ऑफ द सेल, और सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, और इसी तरह सेल फिर बाद में ब्रस्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं फिल्ट्रेशन की तरफ। तो फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स को फोर्स करता है कि वो मूव कर जाए अक्रॉस दी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, किसकी मदद से, हाइड्रोस्टैटिक और ब्लड प्रेशर की मदद से। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्रॉग की बॉडी की बात करते हैं अगर हम, तो फ्रॉग की बॉडी में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो होता है जिसमें ब्लड प्रेशर फोर्स करता है वाटर को और डिजोल्व मॉलिक्यूल्स को कि वो मूव कर जाए अक्रॉस दी परमिएबल वॉल्स ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल, जिनको कहते हैं कैपिलरीज। ठीक है, और ये बात आपने याद रखनी है कि फिल्ट्रेशन में लार्जर मॉलिक्यूल्स जो सच एज प्रोटीन वो मूव नहीं कर पाते स्मॉलर मेम्ब्रेन पोर्स की वजह से। ठीक है, पोर का साइज इतना नहीं होता कि लार्ज मॉलिक्यूल सच एज दी प्रोटीन जो है वो मूव कर जाए, ये सिर्फ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है कि वो मूव कर जाए अक्रॉस दी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किडनी में भी होता है जब ब्लड प्रेशर फोर्स करता है वाटर को और डिजोल्व वेस्ट को कि वो आउट ऑफ दी वेजल्स मूव कर जाएं। अब मैं आपको फिगर दिखाने लगी हूँ जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि किस तरह फिल्ट्रेशन जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है कि वो मूव कर जाएं अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये फिल्ट्रेशन थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी वॉल्स ये दिखाई गई है, जिसमें हम देखने लगे हैं कि ब्लड प्रेशर किस तरह मूव करवाता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स आप, ये है ब्लड प्रेशर। ठीक है, और ये जो अंदर आपको ग्रीन कलर में के डॉट्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर दी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और जो येलो कलर के आपको दिखाई दे रही हैं, दीज आर दी लार्ज मॉलिक्यूल। ब्लड प्रेशर क्या करता है कि लार्जर मॉलिक्यूल्स को रिस्ट्रेन रखता है इनसाइड दी मेम्ब्रेन, उनको अलाउ नहीं करता कि वो मूव कर जाएं मेम्ब्रेन से, क्योंकि मेम्ब्रेन के जो पोर साइज़ होता है वो इतना लार्ज नहीं होता कि लार्जर मॉलिक्यूल सच एज दी प्रोटीन मूव कर जाएँ। और ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, फोर्स करता है इनको कि निकलो बाहर मेम्ब्रेन से, बाहर से मूव करवा देता है आउट ऑफ दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये था फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। अब आगे चलते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ये एक्चुअली में मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की और अदर सब्सटेंस की अक्रॉस दी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आप कहेंगे वो तो फिल्ट्रेशन में भी ऐसे ही हो रहा था, मूवमेंट थी, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है फिल्ट्रेशन में ना ब्लड प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो मदद करता है मूवमेंट स्मॉल मॉलिक्यूल्स को आउट ऑफ दी मेम्ब्रेन मूव करवाने में। यहाँ पर जो है ना मूवमेंट हो रही है लेकिन अगेंस्ट आ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की ही मूवमेंट है अक्रॉस दी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से ही है, लेकिन अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू दी एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, ऑस्मोसिस में हमने क्या स्टडी किया था, हमने स्टडी किया था ऑस्मोसिस में कि वाटर की मूवमेंट है फ्रॉम दी एरिया ऑफ दी हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये उल्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम द एरिया ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन, और ये मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, इसलिए इसको एटीपी यानी एनर्जी चाहिए होती है ताकि ये मूवमेंट हो सके।
जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है वो मिलता जुलता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, क्योंकि दोनों में ही कैरियर प्रोटीन का इस्तेमाल होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस में भी कैरियर प्रोटीन को इस्तेमाल किया जाता है कि वो एटीपी को यानी एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इस्तेमाल करके मूवमेंट करवाए मॉलिक्यूल्स की अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो है सोडियम पोटाशियम पंप, जो मेंटेन रखता है हाई लेवल ऑफ पोटाशियम आयंस और लो लेवल ऑफ सोडियम आयंस को इनसाइड द नर्व सेल, और ये नेसेसरी भी है फॉर दी ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। अब मैं आपको फिगर दिखाने लगी हूँ जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह जो है मूवमेंट हो रही है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस में। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये फिगर है जिसमें सोडियम पोटाशियम पंप को दिखाया गया है, और ये जो है ये कैरियर प्रोटीन्स है। ये कैरियर प्रोटीन्स एनर्जी को इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी इस्तेमाल करते हैं और मूवमेंट करवाते हैं आयंस ही। आप देख रहे हैं ये इनसाइड है सेल की इनसाइड पे जो सोडियम आयंस है नंबर 1 2 3 4 हैं, ठीक है, और आउटसाइड ऑफ द सेल में 1 2 3 4 5 6 आयंस मौजूद है सोडियम के। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या कर रही है, अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवा रही है, फ्रॉम दी लो टू हाई कंसंट्रेशन मूव करवा रही है आयंस को। तो यहाँ पर जो सोडियम आयंस इनसाइड मूव जो मौजूद हैं इनसाइड ऑफ दी सेल वो मूव कर जाएंगे, जिस तरह एरो भी शो कर रहे हैं, वो मूव कर जाएंगे आउटसाइड ऑफ दी सेल में जहाँ पर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा है। और यहाँ आप देख रहे हैं आउटसाइड ऑफ दी सेल में पोटाशियम आयंस की तादाद क्या है, कम है, 1 2 3 आयंस मौजूद है, जबकि इनसाइड ऑफ दी सेल में 1 2 3 4 5 आयंस मौजूद है पोटाशियम आयंस के, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि जो पोटाशियम आयन है वो मूव कर जाएंगे, जिस तरह ये एरो भी शो कर रहे हैं, इनसाइड ऑफ दी सेल, ताकि जो कंसंट्रेशन है सोडियम और पोटाशियम आयन की इनसाइड ऑफ दी सेल जो है वो मेंटेन रह सके। इनसाइड जो है सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम और पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए। इसी तरह इसकी दूसरी एग्जाम्पल जो है वो कैल्शियम पंप की है। जो कैल्शियम पंप है वो रखता है कैल्शियम को इनसाइड ऑफ दी सेल 100 टाइम्स लोअर देन आउटसाइड ऑफ दी सेल। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। अगर आप चाहते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।